हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है 11th क्लास का जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसको डिस्कस करने। हमने इसका ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल ही की वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि हमारा फ्रीडम, यानी कि आज हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास 6 से लेकर के जो 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, वहां तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जो हमारा 6th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत का उसका जो फर्स्ट पार्ट है जो कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, वो भी हमने क्या है, कंप्लीट कर लिया है। वो भी हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ किया है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक जो फर्स्ट पार्ट है एम लक्ष्मीकांत का, उसका हमने एक टेस्ट भी प्रैक्टिस किया है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमारा जो 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस चल रहा है, जिसमें अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है, जिसमें था चार चार सीरीज है उसमें। पहला एशियन, मिडिवल, मॉडर्न और मूवमेंट फॉर इंडियन, यानी कि ये भी मॉडर्न में आता है। इसमें हमने एशियन और मिडिवल कंप्लीट कर लिया। मॉडल चल रहा है। मॉडल का हमने लास्ट संडे में हमने फिफ्थ चैप्टर यानी कि फिफ्थ लेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हमने 2007 से लेकर के 2010 तक के क्वेश्चन से डिस्कस किया था। तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। द ओशियन ऑफ शिक्षा करके टेलीग्राम पे भी चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां से क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराई गई है। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 2 है फ्रीडम। इसमें हम 8 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो जो हमारा नेल्सन मंडेला के द्वारा जो एक किताब लिखी गई है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसको डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने एक फ्रीडम को अपने लैंग्वेज में, अपने ऑटोबायोग्राफी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम फियर, जो कि ऑंग सान स्यू की के द्वारा लिखी गई है। ये म्यांमार की कौन थी, तो ये प्रेसिडेंट थी। और जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका की कौन है, तो प्रेसिडेंट थे। तो ये दोनों किताब इनके द्वारा लिखी गई है, और इन्होंने अपनी जो किताब है उसमें फ्रीडम को किस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम समझेंगे कि जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसका मतलब क्या है, वो क्या है आखिर स्वतंत्रता। क्योंकि आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, उसमें हमने फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स, सिटीजनशिप, सर्कुलम जैसे वर्ड, उसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझाता है कि जो हमारा थ्योरी है वो क्या है, एक आइडियोलॉजी है, एक आइडिया है, एक एक्सप्लेनेशन है, जो हमें थ्योरेटिकल बताता है अपना व्यूज। जो राइटर्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, वो अपने व्यूज में बताते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसको अपने अपने वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। तो आज हम सिर्फ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर स्वतंत्रता है क्या, कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती है। फिर हम देखेंगे कि जो स्वतंत्रता के पहलू हैं, क्या क्या हमें फ्रीडम के पहलू देखने को मिलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे जो रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगाए जाते हैं, यानी कि जो बाधाएं हैं, उनके क्या सोर्स हैं, यानी कि जो हमारा कंसंट्रेट्स है उसके क्या क्या सोर्स हैं, उस पे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात कर देंगे कि हमें प्रतिबंध की क्यों आवश्यकता पड़ती है। फिर देखेंगे कुछ हानिकारक सिद्धांत है, उसको डिस्कस करेंगे। और नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और कल की वीडियो में हम चैप्टर 3 जो कि इक्वालिटी यानी कि जो समानता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम फ्रीडम, जैसे कि आज हम फ्रीडम की बात करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 19 है वो क्या है, 9 यानी कि 6 स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। तो जो हमें वो 6 स्वतंत्रता का अधिकार हमें जो मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के तहत, तो आखिर वो जो हमारे पास स्वतंत्रता है उसका मतलब क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार हम स्वतंत्रता कहते किसे हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो नेल्सन मंडेला जी के द्वारा जो किताब लिखी गई है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि एक लंबा सफर आजादी के लिए, तो उनको इन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी ये इनकी एक क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। और ये जो किताब इन्होंने लिखी थी, जो 28 साल इन्हें सिर्फ फ्रीडम के लिए क्या है जेल में बंद रखा गया था, क्योंकि ये आजादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो जब तब इन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि एक आजादी स्वतंत्रता के लिए एक लंबा सफर। जब नेल्सन मंडेला के द्वारा 28 मतलब जब नेल्सन मंडेला के द्वारा आवाजें उठाई जा रही थी कि जो साउथ अफ्रीका में कलर के भेद पे जो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, तो जब उनके खिलाफ आवाज उठाई तो इन्हें लाइफ में फिर क्या इन्हें पनिशमेंट दिया गया था व्हाइट स्किन पीपल्स के द्वारा, तो इन्हें 28 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया था। तभी इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी कि अगर हम इस बुक की बात करें तो इस बुक में किसके बारे में रखा गया है, तो जो कलर डिस्क्रिमिनेट होता है उसके खिलाफ इन्होंने अपनी पुस्तक, अपनी व्यक्तिगत संघर्ष को इस किताब में यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर एक्सप्लेन करके लिखा है। क्योंकि जब हमें पता है कि जब साउथ अफ्रीका एक कॉलोनियल कंट्री थी, जैसे कि हमारा जो देश था वो 200 साल तक गुलाम रहा था, उसी तरीके से जो साउथ अफ्रीका है जब वो एक कॉलोनियल था, तो वहां पे हमें सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेट देखने को मिलता था वो किसके बेस पे मिलता था, तो कलर के ऊपर देखने को मिलता था, यानी कि रंग भेद के शासन देखने को हमें मिलता था। हमने एक जब हमने जो आपने जो भी चैप्टर पढ़े होंगे उसमें आपने ये जरूर सुना होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी कि महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिया गया था, क्योंकि वो एक ब्लैक स्किन पीपल थे। उनके पास टिकट होते भी उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया था। तो हमें पता यहाँ से ये पता चलता है कि इस जो साउथ अफ्रीका है उसमें किस तरीके का कलर डिस्क्रिमिनेट हमें देखने को मिलता था। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका में जो कि एक ब्लैक स्किन प्रेसिडेंट बने थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काफी संघर्ष किया था, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो संघर्ष किया था, तो उन्होंने अपनी किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर इन्होंने मेंशन किया। क्योंकि जब साउथ अफ्रीका जब गुलाम था तो वहां पे किस बेस पे सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करने को मिलता था पीपल्स के साथ, तो कलर के बेस पे जो ब्लैक स्किन पीपल होते थे उनको सबसे घिनौना माना जाता था। उनसे बात करने तक के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि कोई भी व्हाइट स्किन पीपल ब्लैक स्किन पीपल से ना बात कर सकता है, ना फ्रेंडशिप कर सकता है, ना उसके साथ वो रह सकता है, ना ब्लैक स्किन पीपल व्हाइट स्किन के पीपल के बराबर बैठ सकता है। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट हमें देखने को मिलता था। तो उसी को खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, तो काफी लंबा संघर्ष किया था और इसके रिजल्ट में उन्हें कितना, तो 28 साल के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। जैसे ही साउथ अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट कंट्री निकल के आया, तो उन्होंने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उसमें सबसे पहले रखा कि कंट्री कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, यानी कि अब ब्लैक स्किन पीपल को भी क्या होगा, तो व्हाइट स्किन पीपल के समान ही दर्जा दिया जाएगा। तो इस तरीके का हमें वहां पे क्रूरता देखने को मिलता था कॉलोनियल टाइम पे। फिर अगर हम बात करते हैं जो नेल्सन मंडेला थे, उन्हें 28 साल के उसमें तो जेल में वो अपने जिंदगी के 28 साल वो कहाँ रहे, तो जेल में रहे। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी किताब बाय यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में उन्होंने लिखी है। अब बात करते हैं फ्रीडम फॉर फियर के बारे में, जो किसके द्वारा लिखी गई है, ओंग यानी कि ओंग सन स्यू की के द्वारा लिखी गई है, जो कि म्यांमार की प्रेसिडेंट थी। यानी कि ये फीमेल प्रेसिडेंट थी कहाँ की, तो म्यांमार की। अगर हम फ्रीडम फॉर फियर बुक की बात करें तो किसके द्वारा लिखी गई है, ओंग सान स्यू की के द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने सेपरेट किया, यानी कि ये सेपरेट थी किससे, अपने चिल्ड्रन से। और वो डर के मारे क्या है, अपने हस्बैंड से वो मिलने भी नहीं जा सकती थी जब वो कैंसर के से सफरिंग कर रही थी, क्योंकि उन्हें डर था इस बात की कि यदि वो म्यांमार को छोड़कर इंग्लैंड जाती हैं तो वो दोबारा कभी म्यांमार नहीं आ पाएंगी। तो इस वजह से वो क्या है, लंबे समय तक वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से क्या थी, तो दूर रही थी। तब इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसमें लिखा जो जिस किस पे, तो फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि भय से मुक्त क्या होगा, तो आजादी होगा, भय से मुक्त। ये किताब इन्हीं के द्वारा इसीलिए लिखी गई थी। अगर हम बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं आंसू सी के लिए, एक गरिमापूर्ण मानव जीवन जीने के लिए हमें इस तरह के डर पर काबू करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यानी कि जो फ्रीडम फ्रॉम फियर जो किताब लिखी गई है आंग संस्यू की के द्वारा, उन्होंने कहा है कि जीवन में फियर यानी कि डर नहीं होना चाहिए, यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीना ही क्या होगा, तो स्वतंत्रता होगा। यानी कि बिना डर के जीवन जीना ही क्या होगा, तो वो फ्रीडम माना जाएगा। यानी कि उनके लिए वो फ्रीडम, वही चीज फ्रीडम है। तो अगर बात करते हैं फॉर मी, अगर हम बात करते हैं रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फॉर फियर, यहाँ पे आंग संग स्यू कहते हैं कि उनके लिए जो आजादी है वो क्या है, डर से मुक्ति ही उनके लिए रियल आजादी है। फिर वो कहती हैं कि यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर, यू कैन नॉट लाइफ ए डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। यानी कि फिर वो कहती है कि जब तक हम भय से मुक्त नहीं हो जाते तब तक आप एक सम्मानित जीवन नहीं जी सकते हैं। ये बात कही गई है किनके द्वारा, तो आंग्स्यू सी के द्वारा ये बात कही गई है। यानी कि अगर हम फ्रीडम की एक डिफिनेशंस की बात करें, जो मीनिंग की बात करें आन आंग सान स्यू के द्वारा, तो उन्हें वो कहते हैं कि उनके लिए जो फ्रीडम है वो क्या है, भय से मुक्त उनके लिए फ्रीडम है। जबकि हम अगर नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो यहाँ पे फ्रीडम क्या है, तो इक्वालिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनको जो सबसे ज्यादा वहां पे डिस्क्रिमिनेट करने को देखने को मिला था, किसके ऊपर देखने को मिला था, रंग भेद शासन के खिलाफ देखने को मिला था। तो ये दो ऑटोबायोग्राफी है। अब बात करते हैं हम कि आखिर स्वतंत्रता क्या है। आखिर सबके मन में आता होगा कि भाई आखिर हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली है क्या स्वतंत्रता, उसके बारे में समझेंगे। कि स्वतंत्रता का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि प्रतिबंधों का अभाव ही क्या कहते हैं, हम स्वतंत्रता कहते हैं। वैसे कि अगर हम स्वतंत्रता की बात करें, फ्रीडम की बात करें, तो ये किससे बना है, एक लिबर्टी लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन भाषा से बना है, जिसका मतलब होता है भाषा के लीवर से बना है लीवर से बना है। इसका मतलब होता है बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव यानी कि लैक ऑफ रिस्ट्रक्शन। वहीं पे अगर हम आम तौर पर जनरली बात करें कि स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, तो स्वतंत्रता का मतलब हमें निकल के आता है कि जो प्रतिबंध सीमाओं के अभाव के रूप में हम मान सकते हैं कि वो स्वतंत्रता है। यानी कि जब तक कि किसी अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल रूप से किसी भी व्यक्ति पर क्या हो, रिस्ट्रिक्शन ना लगा हो, तो वो क्या मान सकते हैं, हम एक स्वतंत्र मान सकते हैं कि वह एक स्वतंत्र है। हम स्वतंत्रता को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्वतंत्रता है यानी कि जो हमारा फ्रीडम है, वो किसी भी प्रतिबंधों या अगर हम बात करते हैं सीमाओं के अभाव यानी कि लैक ऑफ लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, तो वो होता है हमारा फ्रीडम। जिसमें हम जैसे कि कह सकते हैं हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम स्वतंत्र। आज के टाइम पे बहुत से लोगों से कि तू होता कौन है रोकने वाला, कि हम मैं खुद स्वतंत्र हूँ, गुलाम नहीं हूँ किसी। तो क्यों? क्योंकि जो स्वतंत्रता है वो कहता है कि आपके ऊपर किसी भी चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, लैक ऑफ लिमिटेशंस होगा, लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि आप एक स्वतंत्र हैं। यदि एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एक अगर एक एक्स आदमी लाउडली किसी से बात करता है और सामने वाला पर्सन आके कोई कहता है कि आप कृपया लाउडली बात ना करें, तो वो कहेगा कि भाई तुम होते कौन हो मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले, लिमिटेशंस लगाने वाले, कि मैं मुझे कैसे बात करना है नहीं कैसे बात नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस पे रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस का क्या है, अभाव है। ये कहेगा कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं तुम्हारा गुलाम थोड़ी हूँ जो तुम्हारा कहना मानूंगा। नहीं। क्यों? क्योंकि इसका पास इसको पता है कि इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है और लिमिटेशंस है वो नहीं लगाई गई है, इसलिए वो स्वतंत्र जैसा मनाएगा वो वैसा ये करेगा। तो इसी स्थिति इसी शब्द में समझाने की कोशिश की जा रही है, स्वतंत्रता का मतलब होता है यानी कि प्रतिबंध और लिमिटेशंस यानी कि सीमाओं का अभाव क्या कहलाता है, वो स्वतंत्र कहलाता है।
अगर हम दूसरे वर्ड में बात करें, दूसरे वर्ड में समझने की कोशिश करें, जो हमारा स्वतंत्रता है उसका क्या मीनिंग निकल के आता है, तो मीनिंग ये निकल के आता है कि जो पीपल्स है यानी कि जो मानव है उस कार्य को करने का अधिकार हो जो वो डिजर्व करता हो या जो उसकी योग्य हो, तो वो भी क्या होता है, तो एक स्वतंत्रता होता है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं कि आज के टाइम पे आपको कहीं घूमने के लिए जाना हो, तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है कि आप घूमने नहीं जा सकते। आपके पास अधिकार है, आप जा सकते हैं घूमने के लिए। आपका अगर मन है घूमने के लिए तो आप उस चीज से, रिस्ट्रिक्शन से क्या है, तो आप पे उस तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपका मन है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। फिर बात यहाँ पे अगर हम इसमें ये भी कही गई कि जो कार्य करने का योग्य है, यानी कि वो क्वालिटी अगर आप में है कि आप वो काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप वो काम कर सकते हैं, आपको उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत से ब्लॉगर्स हैं, उनको लगता है कि वो ब्लॉगिंग अच्छा कर सकते हैं तो वो अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके पास स्वतंत्र, वो स्वतंत्र है ये काम करने के लिए, उस पर किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकता। अगर उनको लगता है कि वो योग्य है, वो कैपेबल है ब्लॉगिंग करने के लिए और वो अच्छा ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तो वो क्या, बिल्कुल उन पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ से निकल के आता है कि वो व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है। उसको अगर ब्लॉगिंग करना है तो वो ब्लॉगिंग करने के लिए स्वतंत्र है, और अगर उसको वो कैपेबल है ब्लॉगिंग करने के लिए तो वो बिल्कुल वो काम कर सकता है। तो ये चीज निकल के आती है यहाँ से, स्वतंत्रता का मतलब यही है हमारा स्वतंत्रता। यानी कि फिर बात करते हैं कि जो व्यक्ति की जो सोल्स है, यानी कि जो व्यक्ति की जो आत्मा है उसको, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की जो योग्यता है उसको डेवलप करना भी क्या है, स्वतंत्रता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को डेवलप करता है, अपने खुद को इंडिविजुअली डेवलप करता है, तो वो भी उसके लिए क्या है, तो स्वतंत्रता है। तो यहाँ से ये मतलब निकल के आता है कि स्वतंत्रता क्या है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, हॉब्स, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं हॉब्स, हॉब्स के अकॉर्डिंग, अगर हम हॉब्स के अकॉर्डिंग कहते हैं तो वो कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है उसका मतलब क्या है, जो चाहो वो करो, जो चाहे वो करने का अधिकार क्या है, तो स्वतंत्रता है। जैसे अभी मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को लगता है कि वो ब्लॉगिंग अच्छा कर सकता है, किसी को लगता है वो टीचिंग अच्छा कर सकता है, किसी को लगता है वो किसी प्रोडक्ट को रिव्यू अच्छा कर सकता है, किसी को लगता है कि वो बिजनेस अच्छा कर सकता है, तो उसके मन में जो है वो कर सकता है। तो ये है स्वतंत्रता, निकल के आती है किसके अकॉर्डिंग, हॉब्स के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें किसके बारे में, पार्कर के बारे में, इन्होंने कहा था कि जो स्वतंत्रता है इसका मतलब क्या है कि अदर व्यक्ति, जो अदर्स पीपल है उनकी व्यक्तियों के स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ स्वतंत्रता ही क्या है, तो स्वतंत्रता। एक इनके द्वारा कहा गया था, पार्कर के द्वारा ये बात कही गई। फिर वो कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो व्यक्तिगत विकास की सुविधा का तर्क संगत संबंध है, ये भी स्वतंत्रता है। ये दो तरीकों के यानी कि दो तरीके से जो वार्कर है वो फ्रीडम को डिफाइन करते हैं। अगर हम 20th सेंचुरी में बात करें अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी, जैसे कि हमने अकॉर्डिंग टू 20th सेंचुरी बात करते हैं, तो जैसे महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, फिर आंग सान स्यू की हो गई, तो इन व्यक्तियों ने क्या है, इनके लिए अलग अलग तरीकों के लिए अलग 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 चीजें क्या है, स्वतंत्र होना, मतलब स्वतंत्रता। जैसे आंग सान स्यू की के द्वारा बात करें तो उनके लिए स्वतंत्रता क्या है, भय से मुक्त स्वतंत्रता है। अगर हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला के लिए अकॉर्डिंग, तो उनके लिए क्या है, यानी कि शोषणात्मक और दमनकारी नीतियों का विरोध, विरोध ही क्या है, तो स्वतंत्रता है, यानी कि फ्रीडम है। तो इस तरीके से हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है, तो स्वतंत्रता जो है वो क्या है, अलग अलग डिफाइन होके आती है और अलग अलग मीनिंग निकल के आता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, कि क्या पहलू है स्वतंत्रता से रिलेटेड। अगर हम पहलुओं की बात करें तो इसमें हमें दो पहलू देखने को मिलता है। पहला कि जो एक्सटर्नल कंसिस्ट यानी कि कंस्टेंट्स है उसका अभाव होना। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, द एक्सेस द एक्सिस्टेंस ऑफ कंडीशंस इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स, यानी कि परिस्थितियों का जो अस्तित्व है जिसमें लोग अपनी प्रतिभाओं को विकसित कर सकते हैं। ये दो पहलू निकल के आते हैं किसकी, स्वतंत्रता के लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो सोसाइटी है
यानी कि अगर बात करते हैं एक फ्री सोसाइटी वह सोसाइटी होगा जो अपने सदस्यों को कम से कम सामाजिक बाधाओं के साथ अपनी क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाता है, वो है हमारा फ्रीडम। यानी कि वो फ्री सोसाइटी अगर हम बात करते हैं तो। फिर अगर बात करते हैं नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन। यानी कि समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के बाधाओं या प्रतिबंधों के पूर्ण अभाव का आनंद नहीं ले सकता। फिर कहते हैं कि इट बिकम्स नेसेसरी देन द determine which social concerns and justified and which are the not which are acceptable and which should be removed। यानी कि तब वह निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है कि कौन सी सामाजिक बाधाएं उनके लिए जस्टिफाई है या कौन सी नहीं, कौन सी अगर हम बात करते हैं एक्सेप्टेबल है यानी कि किसको एक्सेप्ट किया जा सकता है और किसको हटाया जा सकता है। फिर वहीं पे बात करें टू बी अ फ्री मीन्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज सोशल कंसिस्ट कंस्ट्रेंट दैट लिमिट आवर एबिलिटी टू मेक अ चॉइस फ्रीली। यानी कि स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक बाधाओं को कम करने से है या कम करना है जो स्वतंत्र रूप से चुनने के लिए जो हमारी कैपेसिटी है यानी कि जो हमारी क्षमता है उसको क्या करता है, सीमित करती है। फिर इस पॉइंट में कहने की बात की गई देयर इज अनदर एक्सपेक्ट ऑफ फ्रीडम, इट अलाउ द फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिएटिविटी sensibilities and capabilities, be it in sports, साइंस, आर्ट, म्यूजिक और एक्सप्लोइटेशन। यानी कि स्वतंत्रता का एक और पहलू हो सकता है जिसमें व्यक्ति क्या है तो रचनात्मक रूप में पूर्ण विकास की अनुमति देता हो। यानी कि जो हमारा फ्रीडम है यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता है वो क्या हो, इंडिविजुअल डेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज देता हो, यानी कि वो व्यक्तिगत रचनात्मक से क्या हो पूर्ण विकसित अनुमति देता हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसमें, सेंसिबिलिटीज में, क्रिएटिविटी में, कैपेबिलिटीज में, स्पोर्ट्स में, साइंस के अंदर, म्यूजिक के अंदर या कलाकारी के अंदर, तो ये भी क्या है हमारा एक स्वतंत्रता है, एक स्वतंत्र सोसाइटी। ये क्या देखने को क्या है, तो ये हमारे ऑप्शन है यानी कि कुछ पहलू हैं किसके, स्वतंत्रता के। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम टाइप्स बात करते हैं कि आखिर हमारे जो फ्रीडम है वो किस टाइप्स में हमें देखने को मिलते हैं, कितने प्रकार के स्वतंत्रता हमें हमारे पास है, या हम कह सकते हैं कि इतने प्रकार के स्वतंत्रता होते हैं। पहला आता है हमारा, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। पहला आता है हमारा नेचुरल फ्रीडम। नेचुरल फ्रीडम में क्या आता है कि जो व्यक्ति है यानी कि जो पीपल्स है उनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी करने की जो स्वतंत्रता होती है उसे हम कहते हैं नेचुरल फ्रीडम। या अगर हम बात करते हैं मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन का ना होना, ये है हमारा नेचुरल फ्रीडम यानी कि प्राकृतिक स्वतंत्र। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत, यानी कि हम बात करते हैं किसके बारे में, दूसरा बात करते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में। यानी कि पहला हो गया हमारा नेचुरल फ्रीडम, नेचुरल फ्रीडम। फिर आता है हमारा किसके बारे में, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम का में क्या आता है कि जो भी निजी मैटर है यानी कि जो भी पर्सनल मैटर है, या अगर हम बात करें किसके बारे में, जो भी निजी मामले में उसमें चूज करने का यानी कि चुनने का जो अधिकार मिल जाता है, चुनना वो क्या होता है हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम होता है। जैसे कि हमें कौन सा व्यवसाय करना है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हमें जैसे साइंस, आर्ट, म्यूजिक, एक्सप्लोइटेशन, यानी कि हम बात करते हैं जैसे हमें साइंस में इंटरेस्ट है, क्रिएटिव क्रिएटिविटी में यानी कि कलाकारी में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो अपने इच्छा के अनुसार जब इंसान खुद चुनता है तो वो हमारे किस में आता है, इंडिविजुअल फ्रीडम यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आता है। यानी कि हर एक पर्सन को खुद को चुनने का अधिकार है कि उसको क्या करना है और उसके लिए क्या अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं इसमें किसके, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ये भी हमारे किस में आता है, तो इंडिविजुअल फ्रीडम्स के अंदर आता है। फिर बात करते हैं किस बारे में, जैसे अपने
व्यूज एक्सप्रेस यानी कि अपने विचार रखने का, कि हमें सोसाइटी के अंदर कुछ विचार रखना है, या किसी कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये मेरा अपना पर्सनल व्यूज है, ये मेरा अपना पर्सनल मत है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से सहमत है नहीं है, या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई और अगर आप किसी से पूछते हो तो वो कहेगा ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो इसके मेरे यदि व्यक्ति को पसंद आएगा तो वो कहेगा कि हाँ मुझे ये पॉलिसी पसंद आ रही है, नहीं पसंद आई तो वो कहेगा नहीं पसंद आ रही है। तो यहाँ पे क्या आता है, एक अपनी पर्सनल व्यू प्रेजेंट करना भी क्या आता है, एक तो मतलब हमारे फ्रीडम के अंदर आता है, और किसके अंदर, तो इंडिविजुअल फ्रीडम के अंदर आता है। फिर बात करते हैं हम किसके बारे में, पॉलिटिकल फ्रीडम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं तो पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या आता है, जैसे कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना, इलेक्शंस या फिर जैसे वोट देना, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि खुद अपने खुद के लिए चुनाव लड़ना, कि हमें भी कैंडिडेट के रूप में पब्लिक हमें चुने, यानी कि आपके पास अधिकार है कि आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव रूप के रूप में आकर के आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी सेवाएं पब्लिक को दे सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने का अधिकार, यानी कि आपको अधिकार है कि आप चुनाव लड़ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि हम कहते हैं कि आज के टाइम पे जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है वो है चाय वाले। यहाँ से क्या नजर देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति को डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लड़ने का क्या है, तो अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जाकर के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, या अगर हम बात करते हैं तो एमएलए एमपी क्या हो सकते हैं, तो बन सकते हैं। फिर वहीं पे बात करते हैं कि शासन की जो नीतियां तथा कार्य का समर्थन व विरोध करने का अधिकार। यदि मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसीज बनाई जाती है, तो इसमें क्या, यदि आपको पॉलिसीज पसंद आती है तो आप समर्थन कर सकते हैं गवर्नमेंट का, नहीं आती तो आप गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलिटिकल फ्रीडम देखने को मिलता है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हम जा रहे हैं वोट देने, तो वोट देना भी हमारे लिए क्या है, एक पॉलिटिकल फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपने इच्छा के अनुसार कैंडिडेट को चुन सकते हैं, हमारे पास विकल्प रहते हैं अपने कैंडिडेट को चुनने का। तो ये हमें देखने को मिलता है किसमें, तो राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम के अंदर देखने को मिलता है। आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, किस पार्टी को वोट नहीं देंगे, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। जो पार्टी आपको अच्छी लगती है उसके लिए आप वोट दे सकते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो हमारी स्वतंत्रता है उसका मतलब ही ये क्या है, कि रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस का अभाव होना। जैसे कि आज के टाइम पे हमारी कंट्री में बहुत से पार्टियाज हैं, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा खासा ऑप्शंस मिल जाता है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। इसमें तो आपके पास लिमिटेशन नहीं है, जो भी जिसको आप पसंद आ रहे तो आप उसको चुन सकते हैं। यदि आपको कोई भी कैंडिडेट नहीं है तो आप टिकट लेकर के खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, तो स्वतंत्रता का मतलब निकल के आता है कि जो स्वतंत्रता है उसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस का अभाव होना। फिर इसी में आता है एक आर्थिक अधिकार, यानी कि एक इकोनॉमिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट, यानी कि आर्थिक अधिकार में हम बात करते हैं किसमें, तो जो हमारा आर्थिक अधिकार हो गया, आर्थिक अधिकार में आ गया जैसे कि आपका, कि अपने इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय करना, यानी कि बिजनेस करना, जॉब्स करना, काम करना, किसी भी रिस्पेक्टफुल पोस्ट पर जाके आप जा करके काम कर सकते हैं। ये आपका किसी में आता है, आर्थिक अधिकार के अंदर आता है। फिर या आपको जो प्रोडक्ट पसंद आ रही है, जो सर्विसेज पसंद आ रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, तो उसको उसका आप मतलब उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उस सर्विस को आप ले सकते हैं। ये आपका किसके अंदर आता है, आर्थिक अधिकार, यानी कि इकोनॉमिकल राइट्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास लिमिटेशन नहीं है। यदि आप कहोगे कि भाई हमें एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके एक अच्छे से पोस्ट पे काम करना है, तो आप एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आप एक अच्छे से पोस्ट पे काम कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे नहीं भाई हमें डिफेंस का एग्जाम निकालना, आप कहोगे कि हमें यूपीएससी जैसा एग्जाम निकाल के रिस्पेक्टफुल पोस्ट पे काम करना है। तो ये आपको एक अवसर मिल रहा है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से आप किसी को भी चुन करके, किसी भी पोस्ट को चुन करके आप उस जगह पे जा करके काम कर सकते हो। आपसे ये कोई नहीं कहेगा कि आप अगर आप से कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई तुम सिर्फ यूपीएससी दे सकते हो, एसएससी नहीं दे सकते हो, या कोई भी एसएससी एस्पिरेंट से ये नहीं कहेगा कि भाई तुम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपीएससी या पीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हो। सबकी अपनी अपनी चॉइस है और वो अपनी मर्जी से किसी भी एग्जाम को दे सकता है, किसी भी पोस्ट पर जाकर के काम कर सकता है।
कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यदि कोई एसएससी का कैंडिडेट है, वो कहेगा कि भाई मुझे एसएससी की तैयारी नहीं करनी है, अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो इसने जैसे यूपीएससी चुनकर, और यदि इसका यूपीएससी क्वालिफाई होता है तो उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि जब भी यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कोई कैंडिडेट करता है तो उसके पास ऑप्शन 5 ऑप्शन रहते हैं कि वो अपनी मर्जी से किसी भी पोस्ट पे जा सकता है अकॉर्डिंग टू उनके मार्क्स रैंक के बेस पे। फिर उनके पास विकल्प रहता है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से स्टेट में जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि आप स्वतंत्र हैं, कि आप किसी भी पोस्ट पे जाके काम कर सकते हैं, कहीं किसी भी राज्य में रह करके काम कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए वहां जा करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे निकल के आता है कि स्वतंत्रता का जो मतलब है वो क्या है, लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस का अभाव। फिर बात करते हैं हम किस बारे में, जो हमारा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्र यानी कि जो हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम है, इसके तर्क में अगर हम बात करते हैं किसके, जो हमारे इंडिविजुअल जो हमारा राइट है, इसके कंसेप्ट में जो जॉन यानी कि जॉन स्ट्रॉट मिल, ये चीज आपको आगे मिलेगा यहाँ। मिलने जो हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम है, इसके तर्क में रहते हुए उन्होंने 4 पॉइंट के बारे में बात करी है। यानी कि जो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल है, वो कहते हैं अपनी पुस्तक यानी कि उनकी जो किताब है उसमें, जो कि ऑन लिबर्टी, उसमें 4 तर्क रखते हुए कहते हैं कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उन्हें भी होना चाहिए जिनके विचार आज की परिस्थितियों में गलत और भ्रम लग रहे हो। उन्होंने अपने तर्क में देते हुए ये कहा है कि कोई भी विचार पूरी तरीके से क्या होता है, गलत नहीं होता। यानी कि कोई भी व्यूज या कोई भी अपना आइडियोलॉजी पूरी तरीके से गलत नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ जो ट्रूथ है यानी कि कुछ ना कुछ जो अच्छाइयां हैं उसके कुछ अंश रहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, तो ये अधिकार उनके पास भी होना चाहिए जो आज के समय में बेशक हमें गलत लग रहे हो या हमें लग रहा हो कि वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन उनके विचार भी किस में होने चाहिए, तो इंडिविजुअल फ्रीडम में होने चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि जो ट्रुथ है वो कभी भी अपने आप से प्रोड्यूस नहीं होता, अपने आप से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि विरोध, जब उसका कोई विरोध होता है, विरोध के टकराव की स्थिति में क्या होता है, जो ट्रुथ है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। दूसरा उन्होंने अपना तर्क ये दिया था, जो अपनी जो बुक, उन्होंने जो बुक लिखी थी कौन सी, ऑन लेवेटिक, उसमें तीसरा स्टेटमेंट मतलब तीसरा एक्सप्लेनेशन देते हुए वो ये कहते हैं कि आज के टाइम पे जो ट्रूथ है यानी कि आज के टाइम पे जो सच है वो हमेशा सच नहीं हो सकता है। कई बार जो विचार आज एक्सेप्टेबल नहीं है वो आने वाले समय में हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ जाए, या हो सकता है वो आने वाले टाइम पे वो क्या हो जाए, मूल्यवान हो जाए। चौथा तर्क देते हुए वो ये कहते हैं कि जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है पर कोई भी प्रतिबंध अल्पकालीन रूप से समस्या का समाधान बन सकते हैं, लेकिन तत्कालीन मांग को पूरा कर देते ही, लेकिन समाज में स्वतंत्रता के दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बात खतरनाक होती है। ये 4 तरीके के एक्सप्लेनेशन दिया था किसके लिए, इंडिविजुअल फ्रीडम्स के लिए। अब बात करते हैं किसके बारे में, सोर्स ऑफ, जो हमारा कंस्ट्रेंट्स है यानी कि बाधाओं के जो स्रोत है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, क्या क्या स्रोत देखने को मिलते हैं, यानी कि क्या क्या सोर्सेस देखने को मिलते हैं हमें बाधाओं के। यदि हम सोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स की बात करें, यानी कि जो हमारे बाधाएं देखने को मिलते हैं, क्या क्या देखने को, सबसे पहला देखने को मिलता है कि जो बाहरी नियंत्रण होता है, यानी कि हम बात करते हैं वर्चस्व और बाहरी नियंत्रण से आ सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर देखिए आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो लोन है वो, यानी कि जो सबसे ज्यादा कर्ज वाली कंट्री है वो आज के टाइम पे कौन सी है, तो पाकिस्तान है। तो यहाँ पे जो भी अगर बात करेंगे कि जब पाकिस्तान से यदि लोन रिटर्न मांगा जाएगा तो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज किसके अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, तो जिस कंट्री से उसने लोन ले रखा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसको अपना काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है कि जो हमारी फ्रीडम है यानी कि जो हमारी
स्वतंत्रता है उस पे एक बाधा आ सकती है। जैसे कि अब पाकिस्तान, जैसे कि सबसे ज्यादा जो लोन पाकिस्तान को देता है वो कौन सी कंट्री देता है? चाइना देता है। कौन देता है? तो चाइना देता है। तो चाइना अगर कहेगा कि भाई तू मेरे अब मेरे पैसे रिटर्न करो, नहीं तो भाई अपनी जमीन का कुछ हिस्सा हमें, तो वहां पे हम अपने एम्प्लॉयज ला करके वहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवाएं। तो फिर पाकिस्तान को वहां पे ये जो एग्रीमेंट है, ये जो शर्त है, वो क्या होगा? तो मानना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि वहां की जो पीपल्स है, उन पीपल्स की क्या होगी, जो वर्क, जो काम उनको मिलना चाहिए था, वो काम कौन करने लगेंगे उनके बदले? तो चाइनीज एम्प्लॉय करने लगेंगे। तो वहां से क्या होगा, इनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जिस तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार वो कोई काम अगर करना चाहे तो कर सकता है, उस पर किसी भी तरीके का लिमिटेशन या प्रतिबंध नहीं लगा होगा। तो इस तरीके से जैसे ही वहां पे अगर चाइनीज एम्प्लॉय आ जाएंगे तो वहां पे एक उनका लिमिटेशन लग जाएगा कि भाई अब तुम इस जगह पे ये काम नहीं कर सकते हो, यहाँ पे चाइनीज एम्प्लॉय काम करेंगे। या अगर हम बात करते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान ने कहा था कि हम भी रसिया से क्या करेंगे, डिस्काउंट में तेल खरीदेंगे, तो यूएसए के प्रेशर में आकर के उसको अपनी ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। तो इसका जो डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वो किस पे पड़ा? एक आम पब्लिक पे पड़ा। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल सप्लाई ही नहीं होगा तो उससे क्या होगा, वहां पे इन्फ्लेशन आएगी, यानी कि कीमतें बढ़ेंगी। तो पाकिस्तान को फिर पॉलिसी फिर से चेंज करनी पड़ेगी अपनी। तो जैसे ही पॉलिसीज चेंज होगी तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? कॉमन पीपल पे पड़ता है। तो यानी कि यदि हम बात करते हैं तो बाहरी जो ताकत होती है, जो पावरफुल कंट्री होती है, तो उनके द्वारा भी क्या हो सकता है, तो हमारे स्वतंत्रता पे यानी कि हमारा जो फ्रीडम है उसमें बाधाएं आ सकती हैं। दूसरा कारण होता है, अगर हम दूसरे कारण टाइप्स की बात करें, तो इसमें होता है बलपूर्वक यानी कि फोर्सली क्या हो, जो लॉ हो वो इम्पोज करना, यानी कि कानून इम्पोज करना। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है या चाइना है। चाइना में क्या है कि वहां पे प्रतिबंध हमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां की जो सरकार लॉ बनाती है वो फोर्सली इंप्लीमेंट करती है अपने कॉमन पीपल पे। जैसे कि हमें पता है कि आज के टाइम पे भी क्या है, तो चाइना में कोविड जो है वो तेजी से फैल रहा है, जिसके वजह से चाइना की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, सबको घर के अंदर क्या कर रखा है, तो बंद करके रख दिया है। जिसकी वजह से हमें प्रोटेस्ट भी न्यूज में हमने देखा हुआ है कि चाइनीज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक व्हाइट ब्लैक ले, वो यानी कि व्हाइट पेज लेकर के। तो सरकार ने क्या रखा है कि कोई भी पब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर सकती है, तो इस जीरो कोविड जीरो कोविड पॉलिसीज के अकॉर्ड के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि जो पब्लिक की जो एक स्वतंत्रता है कि वो अपने विचार को रख सके, तो उस विचार पे क्या लग रहा है, एक रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, एक प्रतिबंध लग रहा है, लिमिटेशंस लग रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि कानून के द्वारा भी क्या कर किया जा सकता है, तो हम स्वतंत्रता स्वतंत्रता पे क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं। या हम अपनी कंट्री के एग्जांपल की बात करें, जब हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस ड्यूरेशंस में क्या होता है, हमारे जो जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, एक आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को छोड़ करके। तो इस ड्यूरेशंस में भी क्या है, हम पे एक लिमिटेशंस देखने को मिलती है, एक प्रतिबंध देखने को मिलता है कि हम स्वतंत्र रूप से फिर कहीं आ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते हैं, हम सभाएं नहीं बुला सकते हैं। यानी कि जो हमारा फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंदर आता है, जिसमें 6 अधिकार मिलता है कि स्वतंत्र पूर्वक हम कहीं भी घूम सकते हैं, अपने कोई कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, सभा बुला सकते हैं, असेंबली बुला सकते हैं। तो वहां पे हमारी जो फ्रीडम है वो क्या आ जाता है, उस पर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, एक लिमिटेशन आ जाता है। तो यानी कि ये भी कहा जाता है कि बलपूर्वक व कानून के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, तो जो फ्रीडम है उस पर बाधाएं आ सकती है, यानी कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं, एक आती है पॉजिटिविटी वे में कि यदि स्टेट चाहे तो अपने स्टेट को डेवलप, यानी कि स्टेट अपने राज्य को, गवर्नमेंट अपने राज्य को डेवलप करने के लिए भी क्या कर सकती है, तो फ्रीडम पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है।
यानी कि हम बात करें कि यदि हम लोकतांत्रिक सरकार में बात करें तो राज्य के सदस्य अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण बनाए रखते हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था किस कार्य में, कल्याणकारी राज्य के लिए, यानी कि जब हम बात करते हैं डीपीएसपी के लिए तो यहाँ पे क्या होती है, तो स्टेट के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो एक स्टेट की डेवलपमेंट के लिए भी क्या हो सकती है, तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो उसमें जो राज्य है वो सदस्य के शासकों को पे कुछ नियंत्रण रखने, बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस का यूज, यानी कि हम बात करते हैं तो कुछ बाधाएं लगाती है या बाधाएं रखती है। अब बात करते हैं किसके बारे में, फिर बात करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें बन जाता है कि जो उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस के लिए, पीपल्स की आजादी के प्रोटेक्शंस के लिए क्या करती है, रक्षा के लिए एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समाधान माना जाता है। यानी कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार को क्या कहा जाता है कि जो स्वतंत्रता की रक्षा का क्या माना जाता है, एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने डिस्कस किया था कि जो नॉर्थ कोरिया है और जो चाइना है, जैसे नॉर्थ कोरिया और चाइना की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देती है गवर्नमेंट, कि पब्लिक वही कर सकती है जो गवर्नमेंट जिसके लिए अलाउ करेगा। जैसे कि हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया में क्या है, एक मिनट सुने, अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में क्या है कि वहां का जो प्रेसिडेंट जो डिसाइड करेगा, पीपल्स को, वहां के पीपल को वही फॉलो करना पड़ेगा। चाइना के अंदर जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट चाहे तो इजीली, नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसी कंट्री में गवर्नमेंट इजीली रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, लिमिटेशंस लगा देती है अपने पब्लिक के ऊपर। तो इसका जो सबसे अच्छा समाधान माना जाता है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, तो किसको माना जाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक के पास अधिकार रहता है अपने गवर्नमेंट को चुनने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि स्वतंत्रता की रक्षा की बात आती हो तो उसमें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, साधन माना जाता है, सोर्सेस माना जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता पर बाधाएं जाति व्यवस्था में निहित सामाजिक असमानता के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है, या जो समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के परिणाम स्वरूप में भी हो सकता है। तो ये कुछ सोर्सेस हैं किसके बारे में, बाधाएं, जिसको कहते हैं कि फ्रीडम के अंदर कुछ बाधाएं हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यहाँ पे तो हमने देखा है कि भाई प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कौन कौन से सोर्स से प्रतिबंध लगाए जाते हैं हम पे। अब बात करते हैं कि हमें कभी कभी प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें कुछ बाधाओं की भी आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा समाज अराजकता में उतर जाएगा। यानी कि अगर हमें अपनी सोसाइटी के अंदर पीस मेंटेन बना के रखना, तो उस टाइम के लिए क्या होती है, तो रिस्ट्रिक्शन और प्रतिबंध की हमें जरूरत पड़ती है। यानी कि उस टाइम पे हमें नीड होती है किसकी, तो रिस्ट्रिक्शंस की, यानी कि प्रतिबंधों की हमें उस टाइम पे जरूरत होती है, ताकि हमारे सोसाइटी के अंदर जो है पीसफुल है वो क्या हो, मेंटेन हो सके। फिर बात करते हैं किसके बारे में, और क्यों पड़ती है हमें उस, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है उसके कुछ मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए भी क्या पड़ती है, हमें रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत पड़ती है। इस कार्य में जो हमारे पास जो लिमिटेशंस रिसोर्सेज है, यानी कि फिर हम बात करते हैं कि जो जैसे कन्फ्लिक्टिंग हो गया, या हम बात करते हैं कंप्लीट कंट्रोल सोर्स ऑफ रिसोर्स या सोर्स रिसोर्स, इन सब के लिए क्या पड़ती है, तो हमें प्रतिबंध यानी कि लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं किसके बारे में, अपने सोसाइटी को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए, अपनी सोसाइटी की इंटीग्रिटी और हार्मोनी बनाए रखने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं कि हमारे आसपास के लोग गंभीर से लेकर के तुझ तक हर तरह के कारणों में लड़ने के लिए क्या है, तो तैयार रहते हैं। तो हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर पीस मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत पड़ती है। हमारे आसपास के लोग गंभीर रूप से, ये तो फ्रेंड्स ये वाली लाइंस यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट। वहीं पे अगर आप बात करें कि हमें फ्री सोसाइटी, देखिए, आइडली इन अ फ्री सोसाइटी वी शुड बी एबल टू होल्ड आवर व्यूज, डेवलप और व्यू ऑन रूल्स ऑफ लिविंग एंड पुर्स्यू आवर चॉइस। यानी कि इसलिए प्रत्येक समाज को हिंसा को नियंत्रित और विवाद को निपटाने के लिए क्या है,
कुछ तंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे ना थोड़ा सा वो ट्रांसलेट जो ऊपर नीचे हो गया है। तो यहाँ पे अभी अगर हम बात करें तो आइडली इज अ फ्री सोसाइटी वी शुड बी एबल टू होल्ड आवर व्यूज, डेवलप आवर ऑन व्यूज, अ लिविंग एंड पर्पस ऑफ चॉइस। यानी कि आदर्श रूप से अगर हम बात करें तो मुक्त समाज में हमें अपने विचार को धारण करने, जीने के अपने नियम को विकसित करने के लिए और अपनी पसंद के यानी कि अगर हम बात करें अपनी पसंद का पीछा करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें सक्षम होना चाहिए। फिर अगर बात करते हैं क्रिएशन ऑफ सच सोसाइटी रिक्वायर्स दैट वी विल विलिंग टू रिस्पेक्ट डिफरेंट ऑफ व्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीफ। यानी कि ऐसे समाज के निर्माण के लिए हमें क्या है, ये आवश्यक होनी चाहिए कि हम विचार, मतों और जो विश्वास के मतभेद का सामना करने में क्या हो, तो इच्छुक हो। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसे सोसाइटी को बना सकते हैं, एक क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं किसके बारे में कि मतलब अगर जो हमें प्रतिबंध की आवश्यकता पड़ती है वो किस लिए पड़ती है कि हम एक ऐसे सोसाइटी को बना सके जिसमें कि क्या है, अपने जो व्यूज हैं, विचार हैं, मत हैं, विश्वास हैं, विश्वासों के जो मतभेद है उसका सामना करने के लिए जब हम इच्छुक हैं। फिर कभी कभी एक व्यक्ति सोचता है कि हमारे विश्वासों के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, कि उन सभी का विरोध करना चाहिए जो हमारे विचारों से क्या है, अलग है या अस्वीकार्य है। हम ऐसे विचार या जीने के तरीके की जो अस्वीकार्य है या यहाँ तक कि अनएक्सेप्टेबल, यानी कि यानी कि हम बात करते हैं अनरिजनेबल है। यानी कि इसमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कभी कभी एक व्यक्ति ये सोचता भी होगा कि हमारे विश्वास के लिए क्या है, क्या एक मजबूत, अगर हम बात करते हैं मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। फिर वो कहते सोच ये भी कह हम कह सकते हैं कि हमें उन सभी का विरोध करना चाहिए जो हमें पसंद आता है या हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज सब के लिए क्या पड़ता है, कभी फिर ये भी कह सकते हैं कि हम उन विचारों या जीने के तरीकों को अस्वीकार या वहां तक कि हम कह सकते हैं किस बारे में अवांछनीय के रूप में देखते हैं। तो ये सब चीजें पड़ती है, इन सब चीजों के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसके लिए, तो प्रतिबंध के लिए, यानी कि जो हमारा कंसिस्टेंट्स है इसकी जरूरत पड़ती है। फिर हम बात करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां जिसमें हम सुनिश्चित करने के लिए कुछ कानूनी या कुछ बात करते हैं राजनीतिक प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक समूह द्वारा दूसरे अपने विचार जबरन थोपने के बिना मतभेदों पर चर्चा और बहस किए जा सके। यानी कि अगर हम बात करें कि हमें कभी कभी लीगल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत इसलिए पड़ जाती है कि हम दूसरे समूह पर, यानी कि एक समूह दूसरे समूह के विचारों पर जबरन ना थोपा जाए और बिना किसी भेदभाव पे उस पे क्या हो, तो चर्चा और डिबेट की जा सके। तो इन सब चीजों के लिए क्या पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है रिस्ट्रिक्शंस के लिए। यानी कि अगर हम इन शॉर्ट समझने की कोशिश करें कि हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो देखिए सबसे पहले हमें इसलिए जरूरत पड़ता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसको इक्वली रूप से बांटा जा सके। फिर सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग रहते हैं, जो आपस में छोटी छोटी बातों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उस टकराव को रोकने के लिए। फिर बात करते हैं अपनी सोसाइटी में, सोसाइटी को डेवलप यानी कि अपने समाज को डेवलप करने के लिए उसमें कल्याणकारी पॉलिसीज यानी कि वेलफेयर पॉलिसीज लाने के लिए हमें वहां पे रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करते हैं दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, यानी कि मेजोरिटी माइनॉरिटी के राइट्स का हनन ना करे, इसके लिए भी हमें क्या लगता है, हमें क्या होता है, कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस की जरूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं जैसे कि मुक्त समाज में अपने विचार को बनाए रखने के लिए, वह जीवन जीने के तरीकों विकसित करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हार्म प्रिंसिपल, यानी कि हानि सिद्धांत क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि जो सूरत मिल्स है उन्होंने अपनी जो ऐसे है लिबर्टी कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें इन्होंने हार्म प्रिंसिपल के बारे में लिखा है। उसमें मिल्स यह एक महत्वपूर्ण भेद प्रस्तुत करते हैं कि आत्म संबंधित जो भी क्रियाओं के बीच में जो अंतर करता है, अर्थात वे सभी एक्टिविटीज, वे सभी क्रियाएं, वे सभी एक्शंस जिनका परिणाम केवल
व्यक्तिगत अभिनेता के लिए होता है और वे किसी के लिए नहीं है। और अन्य संबंधित जो एक्टिविटीज है एक्शंस के बीच में, अर्थात वे एक्शंस जिसका दूसरों के लिए भी परिणाम होता है। फिर वो कहते हैं कि अपने बुक्स में कहते हैं इनका तर्क ये है कि जो कार्य यानी कि जो काम किया जा रहा है, कार्यों का जो विकल्प है यानी कि जो ऑप्शंस हैं के संबंध में जो केवल किसी के स्वयं या आत्म संबंधित कार्यों को प्रभावित करते हैं, राज्य या किसी अन्य बाहरी प्राधिकरण के पास हस्तक्षेप करने का कोई व्यवसाय नहीं, यानी कि व्यवसाय नहीं है। फिर वो कहते हैं इसके विपरीत में, इसके अगर हम अपोजिट में बात, वो कहते हैं इसके अपोजिट में उन कार्यों के संबंध में जिनके परिणाम दूसरों के लिए होते हैं, ऐसे कार्य उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। बाहरी हस्तक्षेप के लिए कुछ मामला, जैसे कि हम बात करते हैं कुछ बाहरी मामला, अगर बात करते हैं इन दिस केस इट इज द स्टेट विच कैन कंस्ट्रेट अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ वे फ्रॉम द कॉजेस हार्म। तो इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि राज्य को अपने व्यक्ति को इस तरह के कार्य करने से रोका जा सकता है, रोका जा सकता है जिससे क्या कहा, जिससे क्या होगा, जिससे किसी और को नुकसान हो। तो ऐसे प्रिंसिपल को उन्होंने क्या कहा था, हार्म प्रिंसिपल कहा। फिर वो कहते हैं कि फ्रीडम इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि जो स्वतंत्रता है वो मानव समाज का क्या है, एक कोर है, यानी कि एक मूल्य है, एक गरिमा है, मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसे केवल विशेष परिस्थिति में ही सीमित किया जा सकता है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट होगा वो तभी सस्पेंड होगा जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होगा, वो भी आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ करके, बाकी तभी जाकर के क्या होगा, हमारी स्वतंत्रता थोड़ी सी लिमिट आएगी। तो वहीं पे जो हमारे मिल्स हैं वो कहते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर जो मनुष्य है यानी कि जो ह्यूमन है, उनकी जो इंडिपेंडेंस, उनकी जो फ्रीडम है वो क्या है, एक कोड है, उनकी एक गरिमा है, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसको तभी रिस्ट्रिक्शंस किया जाना चाहिए, तभी लिमिटेड किया जाना चाहिए जब कोई क्या हो, एक विशेष परिस्थिति आए। फिर वो कहते हैं कि जो मामूली नुकसान के लिए मिल केवल सामाजिक अस्वीकृति की सिफारिश करता है, ना कि कानूनी बल्कि। उसमें भी मिल्स कहते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सिर्फ सामाजिक और मतलब कि कैसी होनी चाहिए, वो रिकमेंडेड करते हैं कि सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल होनी चाहिए, ना कि फोर्सली उस पर वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें, पीपल शुड बी आर रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, डिफरेंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ, यानी कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एंड डिफरेंट इंटरेस्ट, सो लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉज अ हार्म अदर। यानी कि वो कहते हैं कि लोगों के जीवन के विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न दृष्टिकोण है और विभिन्न रुचियां हैं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जब तक कि वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। फिर कहते हैं कि अगर हम भारत के संविधान की चर्चा बात करें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के जो डिस्कस किए गए थे, इस तरह से न्याय संगत बाधाओं के लिए क्या है, प्रयोग शब्द उचित प्रतिबंध है। फिर वहीं पे हम बात करते हैं कि इसको प्रतिबंध हो सकते हैं लेकिन वे उचित होने चाहिए, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगे, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए लेकिन उसका एक रीजन होना चाहिए, और वो रीजन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए, यानी कि कारण से बचाव करने में सक्षम, अत्यधिक नहीं या प्रतिबंध होने की कार्रवाई के अनुपात से बाहर नहीं होना चाहिए। तब से यह समाज में क्या है, स्वतंत्रता की जो समस्या की स्थिति है उससे क्या होगा, पर प्रभाव डालेगा। तो ये था किसकी, जो मिल्स थी, मिल्स के जो हार्म्स प्रिंसिपल थे, उन्होंने अपनी बुक्स लिबर्टी कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी उसमें इन्होंने कहा। अब बात करते हैं जो लिबर्टी है यानी कि जो स्वतंत्रता है वो दो तरीके का देखने को मिलता है, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। यानी कि अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी में जो लिबर्टी है वो दो टाइप से रखा गया है, पहला है हमारा नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। नेगेटिव लिबर्टी की बात करें तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता है एक ऐसे क्षेत्र को डिफाइन करता है और बचाव करना चाहती है जिसमें व्यक्ति क्या हो, इन्वॉल्वेबल होगा। यानी कि अगर बात करें, जो व्यक्ति क्या होगा, ये अनुलंघ्य होगा, जिनमें से वह जो जिसमें वह कर सकता है जो वह, या वो जो हो सकता है या बन सकता है, जो चाहे वो करना चाहे वो बनना चाहता है। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, इसमें ये भी कहा जाता है कि दिस
इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेस, यानी कि यह एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें बाहरी सत्ता का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा या नहीं करती है। यह एक न्यूनतम क्षेत्र होगा जो क्या होगा, तो पूरी तरीके से क्या होगा, हमारा मिनिमम एरिया दैट इज अ स्केड एंड इन विच वॉट एवर इन इंडिविजुअल्स इज डज नॉट टू इंटरफेयर विथ, यानी कि वह एक न्यूनतम क्षेत्र जो पवित्र है और जिसमें व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहे उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। तो ये किस में रखा गया, एक नेगेटिव लिबर्टी के अंदर रखा गया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसके, जो नकारात्मक हमारा स्वतंत्रता होता है या जो हमारा नेगेटिव लिबर्टी है, को परंपरागत हस्तक्षेप के एक अनमूल्य क्षेत्र के लिए तर्क देती है, जिनमें व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्तित कर सकता है। यदि क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानवीय गरिमा में यानी कि समझौता हो सकता है। फिर वह स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या करने से संबंधित है। अब बात करते हैं किसके बारे में, पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। जो हमारा सकारात्मक स्वतंत्रता वो यह मानती है कि व्यक्ति केवल समाज में ही मुक्त हो सकता है, इससे बाहर नहीं। इसके लिए उस समाज को ऐसे बनने की कोशिश करता है जो व्यक्ति के विकास को सक्षम बनाता है। जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, का संबंध केवल गैर हस्तक्षेप के बारे में है। तो इसीलिए जो हमारा पॉजिटिव लिबर्टी है यानी कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो क्या है, समाज के इस क्षेत्र के बाहर समाज की स्थितियां जैसे है। फिर बात करते हैं जो हमारी पॉजिटिव लिबर्टी है यानी कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति और समाज के बीच में क्या है, संबंध की स्थिति और प्राकृतिक दोनों और इन स्थितियों को इस तरह से सुधारने से है जिससे व्यक्तिगत और व्यक्तित्व के विकास में क्या हो, कम बाधाएं आए। जो व्यक्ति अपनी क्षमता विकसित करने के लिए भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक परिस्थितियों को सक्षम करने का लाभ मिलना चाहिए। फिर द आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी आर कंकरेंट विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, यानी कि अगर बात करते हैं जो सकारात्मक राजनीति के तर्क का संबंध के बारे में बात करें तो वो स्वतंत्रता के विचार की क्या करता है, व्याख्या से है। जनरली अगर हम आमतौर पे बात करें तो आमतौर पे ये दोनों क्या है, एक साथ चलते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो अत्याचारी है सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क का हवाला देकर वे अपने शासन को सही ठहरा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने फ्रीडम्स के बारे में समझा, यानी कि फ्रीडम्स की आइडियोलॉजी है, क्या आइडियाज हैं उसके बारे में हमने समझा, जो कि हमारे किसका था, सेकंड बुक का चैप्टर 2 था। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम चैप्टर 3 जो कि है हमारा इक्वालिटी उसको डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।